इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं। अब इसके हम आगे प्रोसीड करते हैं। केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को भी हम होमोट्रॉपिक प्रोटॉन्स कहते हैं। होमोट्रॉपिक का मतलब है कि जिसके आसपास सेम तरह का एनवायरनमेंट होता है, उसको हम होमोट्रॉपिक कहते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन के अंदर 6 प्राइमरी हाइड्रोजन एटम होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के समान होते हैं। तो उस केस में जो है उसको हमें केवल एक ही एनएमआर सिग्नल प्राप्त होता है। वो किस केस में प्राप्त होगा कि जो दोनों प्रोपेन में जो दोनों किनारों पर उपस्थित जो कार्बन एटम है जिस पर कि 3-3 हाइड्रोजन एटम है वो तो हो गए समतुल्य, और जो बीच वाला कार्बन एटम है जिसके ऊपर की 2 हाइड्रोजन होता है उससे हमें अलग तरह के सिग्नल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हमें 2 प्रकार के एनएमआर सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो किसी यौगिक में उपस्थित प्रोटॉन समतुल्य है या नहीं है, इसे ज्ञात करने के लिए यदि हम एक प्रोटॉन को किसी दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं और यदि ऐसा करने पर एक ही प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं, अर्थात उसका कोई समावयवी नहीं प्राप्त होता है, तो उसे कहते हैं प्रोटॉन समतुल्य हैं, अन्यथा नहीं है। अब हम आते हैं केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, मतलब कि रासायनिक रूप से जो समान प्रोटॉन हैं उनको क्या कहा जाता है, केमिकली इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल लिख रखा है उसमें इनेंशोट्रॉपिक प्रोटॉन जो है, जो कार्बन के साथ अटैच्ड है, उसको सेम एनवायरनमेंट वो फील कर रहा है, तो वो इक्विवेलेंट इनेंशोट्रॉपिक प्रोटॉन है। मतलब कि यदि किसी यौगिक में 2 हाइड्रोजन परमाणु में से एक का प्रतिस्थापन यदि Z के द्वारा कर दिया जाए तो हमें यदि प्रतिबिंब रूप का युग्म प्राप्त होता है, ऐसे प्रोटॉनों को इनेंशोट्रॉपिक प्रोटॉन कहते हैं। जैसे कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, हमने Z से हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है और हमें मिरर इमेज प्राप्त हुई है। तो ये जो प्रोटॉन हैं वो क्या कहलाएंगे, इनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन। इसके पश्चात मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें कि सिस और ट्रांस लिखा गया है, वो क्या बता रहा है कि रासायनिक रूप से जो समतुल्य प्रोटॉन होते हैं उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे त्रिविम रूप से भी समतुल्य हों। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वाइनाइल क्लोराइड, वाइनाइल क्लोराइड में हमारे पास 3 तरीके के हाइड्रोजन एटम हैं, A, B और C, जिसमें जो समकक्ष प्रोटॉन हैं जिसे कि हमने C नाम दिया, A और B जो है वो विपक्ष प्रोटॉन हैं। तो जब इसमें से वाइनाइल क्लोराइड में 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं, एक प्रोटॉन Cl के समकक्ष स्थिति में है जबकि 2 Cl के विपक्ष स्थिति में हैं। इस प्रकार से जो इनको किसी परमाणु द्वारा यदि प्रतिस्थापित करा जाए B और C को, जो कि समतुल्य नहीं हैं, तो हमें डायस्टीरियोमर्स प्राप्त होते हैं। ये आपको इस एग्जाम्पल में साफ दिखाई दे रहा है कि हमें 2 डायस्टोमर प्राप्त हुए हैं जो कि प्रोटॉन B और C को प्रतिस्थापित करने से मिले हैं। तो इस प्रकार से डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इनेंशोट्रॉपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी और अधिकांशतः इसके ऊपर कभी शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। अब आता है केमिकली इक्विवेलेंट एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई और प्रोटॉन क्या होता है। तो जब किसी नाभिक समान रासायनिक विस्थापन दे, मतलब कि यदि वह जो उसका पीक जो है वो यदि समान एक ही स्थान पर दिखाई दे रही है, तो वो रासायनिक समतुल्य नाभिक हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ बेंजीन, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन जो है वो समान होते हैं, तो वो केमिकली इक्विवेलेंट है, सबके आसपास का वातावरण बिल्कुल समान है, इसी कारण से हमें एक ही सिग्नल प्राप्त होता है। दूसरा होता है मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पैराफ्लोरोनाइट्रोबेंजीन जो हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन और फ्लोरीन
दो हमारे पास में अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं जो उनके दोनों तरफ हाइड्रोजन उपस्थित है, मतलब कि ए और बी जो है वो किस तरह का है, केमिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, मतलब कि जो उसका फ्लोरीन के साथ इंटरेक्शन है वो समान है। इसी कारण से वो केमिकली इक्विवेलेंट भी है और एज वेल एज मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि जो हमें जो पीक प्राप्त होती है वो हमें समान जगह प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमारी केमिकली इक्विवेलेंट कौन से प्रोटॉन होते हैं, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट कौन से प्रोटॉन होते हैं। अब हम आगे चले तो आता है केमिकल शिफ्ट, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं रासायनिक विस्थापन। क्या होता है रासायनिक विस्थापन? हमने देखा कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है उसमें हमें बहुत सारे सिग्नल प्राप्त होते हैं। ये सिग्नल जो एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट है, ये सब किस पर निर्भर करता है कि उस जो प्रोटॉन जिसका हम सिग्नल देख रहे हैं उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन या इलेक्ट्रॉनिक वातावरण क्या है। सबका इलेक्ट्रॉनिक वातावरण उसकी जो अवशोषण है उसको प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रोटॉन के आसपास उपस्थित बंध बनाने में काम में आने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण का निर्माण करते हैं। जब किसी अणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी चक्रण करने लगते हैं, फलस्वरूप वे एक तरह का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के परिणाम स्वरूप एक तरह का जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने पर या तो वो समान दिशा में कार्य करेगा या वह विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो दो परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है जबकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, मतलब कि एक दूसरे को अपोज करें। तो ऐसी स्थिति में प्रोटॉन की शील्डिंग होगी। परंतु यदि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में काम करेंगे तो वो एक दूसरे को सुदृढ़ करेंगे, मतलब कि रेनिफोर्स करेंगे, और उसके कारण से प्रोटॉन की डी शील्डिंग होगी। शील्डिंग और डी शील्डिंग जो है वो पीक का रेफरेंस मटेरियल जो हम काम में लेते हैं उसके सापेक्ष में जो है शिफ्ट के रूप में हमें दिखाई देता है। तो जहाँ शील्डिंग है, मतलब कि जहाँ परिरक्षण है, वहाँ हमें एनएमआर सिग्नल अप फील्ड में दिखाई देगा। जहाँ डी शील्डिंग है वहाँ वो डाउन फील्ड में दिखाई देगा। अतः प्रोटॉन के शील्डिंग और डी शील्डिंग से एनएमआर स्पेक्ट्रम में एनएमआर संकेत की स्थिति में हुए विस्थापन को केमिकल शिफ्ट कहा जाता है, मतलब कि रासायनिक विस्थापन कहा जाता है। और इसको सामान्यतः हम डेल्टा या लैम्डा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार से हम उसको अप फील्ड और डाउन फील्ड को शो करते हैं। वो किस पर निर्भर करता है? एक तो जो हमारा अप्लाइड फील्ड की दिशा है और जो इंड्यूस्ड फील्ड की दिशा है, उन दोनों से ही वो प्रभावित होता है। अब हम आते हैं कि जो सामान्यतः है केमिकल शिफ्ट बनाने के लिए रेफरेंस मटेरियल काम में लिया जाता है वो क्या होता है? वो कहलाता है टेट्रामिथाइल साइलेन, मतलब कि सिलिकॉन से 4 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, और जो चारों मिथाइल ग्रुप हैं चूँकि वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो ये चारों मिथाइल ग्रुप समान हैं। तो टोटल हाइड्रोजन एटम जो सेम केमिकली एज वेल एज इक्विवेलेंट प्रोटॉन है वो है हमारे 12। तो इसमें 12 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो बिल्कुल समान है, टेट्रामिथाइल साइलेन। अब हम को पता होना चाहिए कि जो हम ये रेफरेंस मटेरियल काम में लेते हैं उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्यों इसको काम में लिया जाता है, स्पेशली इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो
इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि जो चारों मिथाइल ग्रुप हैं वो समान होने के साथ साथ केमिकली सब्सटेंस इनएक्टिव भी है, मतलब कि रासायनिक रूप से वह यह टेट्रामिथाइल साइलेन अक्रिय है। सामान्यतः इसके इस सॉल्वेंट के अंदर जिस भी कंपाउंड को डिसॉल्व किया जाता है जिसका कि हमें एनेमा स्पेक्ट्रा प्राप्त करना है, वो उसके साथ में किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करता, मतलब कि केमिकली इनएक्टिव है। दूसरा है मैग्नेटिकली आइसोट्रॉपिक है, मतलब कि रासायनिक रूप से ये चुंबकीय रूप से ये समदैशिक है, क्योंकि इसके चारों मिथाइल ग्रुप बिल्कुल समान हैं। 12 जो प्रोटॉन है CH3 जो H है वो पूरी तरह से समान है। तीसरी बात है कि ये वोलेटाइल है, मतलब कि आसानी से इसे वाष्पीकृत किया जा सकता है, जिससे कि हम अपना जो कंपाउंड है उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चौथा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण से इसे काम में लिया जाता है कि यह अधिकांशतः ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये इसकी क्वालिटी हो गई। इसके अलावा जो उसका जो रेफरेंस सिग्नल है वो काफ़ी शार्प होता है, काफ़ी तीखा और लंबा सिग्नल होता है, क्योंकि ये सिग्नल 12 प्रोटॉन को बता रहा है। तो इस तरह से हम टेट्रामिथाइल साइलेन को एज अ रेफरेंस मटेरियल अधिकांशतः एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसका कि हमें जिस पदार्थ का लेना है उसके लिए हम काम में लेते हैं एज अ रेफरेंस मटेरियल। अब पुनः हम आते हैं कि जो केमिकल शिफ्ट है वो टीएमएस के संदर्भ में क्या संबंध रखेगा। तो ये बोला जा सकता है कि किसी भी प्रोटॉन द्वारा प्रदर्शित अवशोषण संकेत तथा टीएमएस अवशोषण संकेत के मध्य विस्थापन को केमिकल शिफ्ट या कहा जाता है या रासायनिक विस्थापन कहा जाता है।